प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर राधेश्याम सैनी आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पशु परिचर की वैकेंसी आ रही है आने वाले दिनों में, और इसमें एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन का जो 30% जो पोर्शन है पार्ट बी में, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो उन सभी टॉपिक्स में जो पहला टॉपिक दिया हुआ है, से 1 बाय 1 हम जितने भी टॉपिक्स हैं उनको सबको हल करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है घरेलू पशुओं की देसी नस्लें। तो दोस्तों इन घरेलू पशुओं में हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी की बात करेंगे, क्योंकि घोड़ा है, गधा है या ऊंट है, ये सब भारवाहक या बोझा ढोने वाले पशु हैं, और इनका भी आगे टॉपिक है, वो उसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे। मुर्गी पालन भी है, सुअर पालन भी है, सबका थोड़ा थोड़ा जो भी पोर्शन है हम धीरे धीरे लेंगे। लेकिन पहला ही टॉपिक जो है देशी जो नस्लें हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी की। तो दोस्तों ये रहा पशुओं की देसी नस्लें। अब किन पशुओं की हम नस्लें पढ़ेंगे? तो दोस्तों हम पढ़ेंगे गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। ये सभी घरेलू पशु, ये रोमंथी पशु के उदाहरण हैं। ये सभी हैं दोस्तों रोमंथी पशु, क्योंकि इन पशुओं का जो आमाशय है, इन पशुओं का आमाशय 4 कक्षों में बटा होता है। तो जिन पशुओं का आमाशय 4 कक्षों में बटा होता है, तो देखिए हमारा पेट है, कुत्ते का है, सुअर का है, घोड़े का है, सभी पशुओं का आमाशय सिर्फ एक ही होता है, एक ही भाग में बटा होता है, यानी वो एक ही होता है। मगर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनके अलावा हिरण, नीलगाय और जिराफ, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण, नीलगाय और जिराफ, ये सभी रूमिनेंट्स हैं, रोमंथी पशु हैं, यानी इनके आमाशय में 4 भाग होते हैं, और ये जुगाली करते हैं। जो भी चारा खाते हैं उसकी जुगाली करते हैं। जुगाली करने का मतलब चारा पहले ये चबा कर निगलते हैं, फिर इसके बाद में वो अध कच्चा या अध गला चारा वापस पेट में से अपने मुंह में लेकर आते हैं, फिर वापस से चबाते हैं और फिर पुनः निगलते हैं। इस पूरी प्रोसीजर को, प्रक्रिया को जुगाली करना कहते हैं। तो ये जुगाली करने वाले पशु हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी में। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे गाय के बारे में। गाय यानी गौ माता, जिसे हम गौ माता भी कहते हैं। तो ये जो गाय है दोस्तों, ये गाय भी 2 प्रकार की है। यहां पर हम पढ़ेंगे कि गाय भी 2 प्रकार की है। कौन कौन सी गाय है दोस्तों? एक तो है दोस्तों देशी गाय, ये देखिए एक गाय तो है देशी, और दूसरी गाय है विदेशी। जो जितनी भी देशी गायें हैं दोस्तों, उन देशी गायों को हम जेबू मवेशी भी कहते हैं, जेबू मवेशी। और ये जो विदेशी जितनी भी नस्लें हैं इनको हम कहते हैं एक्सोटिक मवेशी। इनको एक्सोटिक मवेशी कहते हैं। अर्थात ये अपने देश के नहीं है, अपने देश में इनको लाया गया है, बाहर के देशों से लाया गया है। और क्यों लाया गया है, क्या फायदा उठाने के लिए लाया गया है, थोड़ी देर में पढ़ेंगे, बताएंगे आपको। तो ये जो देशी और जो जेबू मवेशी है दोस्तों, इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये इन विदेशियों से भिन्न कैसे है, इन विदेशी नस्लों से ये भिन्न कैसे हैं। ये देखिए, इनमें आप याद रखें तो ऐसे याद रख सकते हैं कि कुकरो, इस कुकरो शब्द से याद रख सकते हैं आप। कुकरो का मतलब क्या है
कि ये कुकरो इसमें होता है। इन देशी नस्लों में क्या होता है दोस्तों? कुकरो। कुकरो का मतलब, पहला कु का मतलब है कुबड़ अर्थात हम्प। ये क्या होता है कुबड़? कंधे के ऊपर वसा का जमाव। ये है कंधे के ऊपर जो वसा का जमाव होता है उसी को बोलते हैं कुबड़ या हम्प। ये देशी नस्लों में ही पाया जाता है, जबकि विदेशी नस्लों में ये नहीं होता। दूसरा जो क है इसको हम बोलते हैं कंबल। कंबल को हम गल कंबल भी कह सकते हैं, और गल कंबल का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं झालर। तो दोस्तों अब आपको यह भी पता होना चाहिए झालर या गल कंबल क्या है। जैसे गला शब्द आ रहा है, कंबल यानी झालर। तो गर्दन के नीचे जो ढीली त्वचा है, गर्दन के नीचे त्वचा की जो फोल्डिंग्स है, ढीली सी जो झालर नुमा लटकती है गायों में, उसी को कहते हैं गल कंबल या झालर, जिसे इंग्लिश में ड्यू लेप भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर तीसरा जो रो है दोस्तों, इसका मतलब है कि देशी नस्लें विदेशी नस्लों की बजाय अधिक रोग प्रतिरोधक होती हैं। देशी नस्लों में अपने अनुकूल है, अपने देश में तो बीमारियां कम होंगी, जबकि विदेशी नस्लें अपने देश के लिए उतना उपयुक्त नहीं है और ये बीमार होने लगती हैं, ज्यादा बीमारियां इनमें पाई जाती हैं, जल्दी जल्दी बीमार हो सकती है। तो ये कुकरो यानी कुबड़, कंबल और रोग प्रतिरोधकता ये इन देशी नस्लों में ज्यादा होती है। जबकि विदेशी नस्लों की हम बात करें दोस्तों, तो हमेशा अपने को याद रखना है कि इनमें दो चीजें ज्यादा होती हैं और इसीलिए अपन इनको लाना जरूरी हो जाता है। एक तो उत्पादकता, उत्पादकता अधिक है इनकी, और दूसरा प्रजनन क्षमता इनकी अधिक है। तो विदेशी नस्लों में भले ही कोकरो नहीं होता, कोकरो का मतलब कुबड़, कंबल और रोग प्रतिरोधकता उतनी नहीं होती, मगर उत्पादकता और प्रजनन क्षमता के लिहाज से ये ज्यादा अच्छी मानी गई हैं। अब कौन कौन सी हैं देशी नस्लें और कौन कौन सी हैं विदेशी नस्लें, ये भी हम आने वाले समय में अभी चर्चा करते हैं आपके साथ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह भी मैं बता दूं कि ये जो गाय है, इस गाय के वैज्ञानिक नाम की बात करें, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम गाय का, तो अगर देसी गाय की बात करेंगे तो ये जो वैज्ञानिक नाम है देसी गाय का वो है बोस टोरस। ये है बोस इंडिकस। और इधर विदेशी नस्ल की बात करें तो यहां पर ये इंडिकस की जगह हो जाता है दोस्तों टोरस। ये फर्क है। बोस तो दोनों में कॉमन है, अपने इंडिया वाली का नाम है इंडिकस, और जो बाहर से टोरा लग के आ गई हो, समझ सकते हो, बाहर से टोरा लगा के इसको लेके आए हैं हम, क्योंकि उत्पादकता प्रजनन क्षमता अधिक है और इसीलिए इसका नाम दे दिया बोस टोरस, ऐसे याद रख सकते। तो बोस इंडिकस देसी गाय का वैज्ञानिक नाम है और बोस टोरस विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, ये ध्यान रखना। इसके बाद में इन देसी गायों का जो दोस्तों हम वर्गीकरण करेंगे, तीन भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? तीन भागों। उपयोगिता के आधार पर बांटेंगे। देखिए पहली उपयोगिता क्या होगी और दूसरी उपयोगिता क्या होगी और तीसरी क्या होगी, ये देखिए आपके साथ। पहली उपयोगिता के आधार पर इनको हम बांटेंगे दुधारू कैटेगरी में, कि ऐसी गायें जो सिर्फ दूध देने के लिए पाली जाती हैं, जिनकी मादाएं अधिक दुग्ध उत्पादन
करती हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है भारवाहक। भारवाहक अर्थात बोझा ढोने वाली। बोझा ढोने वाली कैटेगरी का मतलब इन नस्लों के जो नर होते हैं बहुत ही बलिष्ठ होते हैं, बहुत ही सुडौल शरीर वाले होते हैं। तो खेती करने में, गाड़ियां जोतने में, बोझा उठाने में ये बहुत ही उपयुक्त माने गए हैं। तो ये भारवाहक नस्लें होंगी। आगे बताएंगे हम ये कौन कौन सी नस्लें हैं, हम डिटेल से बताएंगे। फिर अगला है द्विकाजी या द्विपरियोजनी। द्विकाजी का मतलब है दोनों ही काज, यानी दोनों ही काम करने वाली। दोनों कौन से काम? जो पीछे बताए हैं, दूध देना और बार ढोना। तो दोस्तों ये द्विपरियोजनी यानी दोनों प्रयोजन सिद्ध करने वाली, अर्थात इनकी मादाएं दुग्ध भी देती हैं अच्छा खासा और इनके नर बलिष्ठ होने के कारण बोझा भी ढोने के काम आते हैं। इस तरह की नस्लें द्विकाजी मानी गई। तो जो केवल दुधारू नस्लें हैं उनके नर बलिष्ठ नहीं होते और वो ज्यादा बोझा ढोने के काम नहीं आते हैं। भारवाहक में मादाएं दूध नहीं देती लेकिन नर बलिष्ठ होते हैं, और द्विकाजी में नर और मादा दोनों ही काम करते हैं। नर तो बोझा उठाते हैं और मादाएं दुग्ध देती। तो इस प्रकार ये तीन तरह की जो कैटेगरी है, देसी या जेबू मवेशी की दोस्तों, और देसी गाय का वैज्ञानिक नाम मैंने बताया बोस इंडिकस इंडिया वाली का, और विदेशी गाय का है बोस टोरस। देसी और विदेशी जो नस्लें हैं इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे शारीरिक संरचना के आधार पर। तो दोस्तों कैसे करेंगे ये मैं पहले बता चुका हूं। ये दो कुकरों में जो ऊपर वाले दो हैं, कुबड़ और गलकंबल, ये सुविकसित होते हैं या ये उपस्थित होते हैं देशी नस्ल की गायों में, जबकि विदेशी नस्ल की गायों में ये कुबड़ नहीं पाया जाता। और ये झालर जो नीचे त्वचा के गर्दन के नीचे पाए जाने वाली गलकंबल है ये भी नहीं पाई जाती। मगर इनकी उत्पादन क्षमता और प्रजनन क्षमता अत्यधिक होने के कारण ये अपने देश में लाई गई हैं ताकि अपने देश के दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं कि ये कैटेगरी में कौन कौन सी आती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हम चलते हैं सबसे पहले दुधारू नस्लों पर। ये लो गाय की दुधारू नस्ल लेते हैं कि कौन कौन सी है। तो याद करने के लिए दोस्तों अपने को एक ट्रिक का सहारा लेना है, और वो ट्रिक है राठी साहब के रेड गिरी। तो बच्चों ये तो है ट्रिक, राठी साहब के रेड गिरी। अब रेड कहाँ की गिरी? दूध की गिरी। यूं समझ लो अपनी साधारण सी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में समझ लो भाई, राठी साहब में रेड गिरी। और कहाँ की रेड गिरी? दूध की रेड गिरी। हो सके कोई नकली दूध को धंधो करते हुए, दूध में मिलावट करते हुए। तो ये याद रखो, तो टिप्स अगर दिमाग में याद रसी तो जब लोड बढ़सी धीरे धीरे पूरा सिलेबस कवर कर शो तो था धीरे धीरे आप मेमोरी वाष्पशील होती जैसी। तो ट्रिक्स में याद रसी राठी साहब का रेड गिरी। तो ये दुधारू नस्ल है। तो देखो ये तो ट्रिक होगी, लेकिन इनसे कौन सी नस्लें निकल कर आएंगी? देखिए राठी से बच्चों निकल के आएगी राठी, स्वयं जो नाम है राठी। और साहब के से निकल के आएगी दोस्तों साहिवाल। ये लो, और ये 2021 वाली जो पशुधन सहायक वाली भर्ती थी इसमें बहुत सरल सा सवाल आया था, निम्न में से गाय की नस्ल है, कौन सी नस्ल गाय की है? तो उनमें तीन ऑप्शन, तो एक तो बकरी की नस्ल थी, एक घोड़े की नस्ल थी, एक भैंस की नस्ल थी, और ऑप्शन में साहिवाल था। तो साहिवाल नस्ल किसकी है? गाय की दुधारू नस्ल। और मैं बताऊंगा इसकी विशेषताएं भी बहुत शानदार है। रेड से है दोस्तों रेड सिंधी। अब ध्यान रखना यहां पर सिंधी की जगह अगर डेन लगा दिया जाए, रेड डेन, तो सिंधी तो पंजाब के सिंध की यानी अपने अखंड भारत की इंडिजिनस ब्रीड है, यानी ये देशी नस्ल। लेकिन जब रेड के आगे रेड रंग, तो क्योंकि इसका रंग है शरीर का रेड, लाल भूरा रंग,
और ये मैं आपको बताऊं तो दुधारू जितनी भी नस्ल है मुख्यतया ये लाल भूरे रंग की होती है। लाल भूरा शरीर मुख्यतः इनका होता है दुधारू नस्लों का। ठीक है दोस्तों, तो देखना में पढ़ेंगे तो भी आपको आइडिया लगेगा। तो यहाँ पर रेड डेन हो तो वो पंजाब की सिंध की न होकर डेनमार्क की हो जाएगी। और डेनमार्क कहाँ पर है? ये तो विदेश है। तो रेड डेन हो जाएगी गाय की विदेशी नस्ल, जबकि रेड सिंधी है देसी नस्ल। गिरी से आ गया दोस्तों गिर, बहुत ही फेमस नाम है गिर, आप सब लोगों ने तो सुना होगा गिर। तो अब देखिए इन नस्लों के बारे में किस तरह से सवाल आते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ऐसे ही सवाल आ जाते हैं कि निम्न में से गाय की भारवाहक नस्ल है, या निम्न में से दुधारू गाय की नस्ल है या नहीं है या नहीं है, इस तरह के सवाल आ जाते हैं। या फिर इन नस्लों की कुछ विशिष्टता, या नस्ल कौन सी जगह से संबंधित है, या फिर उस नस्ल का दूसरा नाम क्या है, इस तरह के सवाल आते हैं। तो सभी सवालों को हम कवर करेंगे दोस्तों। तो राठी से आप देखिए क्या पढ़ना है। जैसे ही समझ में आए राठी तो आपको याद रखना है SRT। ठीक है जी, राठी SRT। अब SRT का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये जो राठी नस्ल है दोस्तों, ये एक शुद्ध नस्ल नहीं है, ये शुद्ध नस्ल नहीं है, ये एक त्रिसंकर नस्ल है। त्रिसंकर नस्ल होने का मतलब क्या है कि ये तीन जो नस्लें हैं, संक्षेप में मैंने SRT जहां दर्शाया है, SRT को आप अगर देखेंगे दोस्तों तो S का मतलब है साहीवाल, जो कि यहां लिखा हुआ है मैंने दूसरे नंबर पे साहीवाल। R से है दोस्तों रेड सिंधी, और T का मतलब है थार परकर। ठीक है, तो ये तीन नस्लें साहीवाल, रेड सिंधी और थार परकर। थार परकर का तो अभी दुधारू नस्लों में जिक्र आया नहीं, क्योंकि ये द्विकाजी नस्ल है, ये हम बताएंगे आगे आने वाले समय में। तो साहीवाल, रेड सिंधी और थार परकर, इन तीनों नस्लों के संकरण से प्राप्त हुई है कौन? राठी। इसलिए कैसी है? त्रिसंकर नस्ल है। तो ऐसे भी सवाल आ जाता, निम्न में से गाय की त्रिसंकर नस्ल है, या निम्न में से गाय की शुद्ध नस्ल नहीं है, तो राठी हो गया। और यह भी पूछा जा सकता, निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल है जिसमें साहीवाल, रेड सिंधी, थार परकर के गुण पाए जाते हैं। या फिर ऐसा सवाल आ सकता है कि गाय की राठी नस्ल में निम्न में से किस नस्ल के गुण संबंधित नहीं है, क्योंकि तीन के तो गुण संबंधित हैं, तो चौथा जो भी आएगा वो उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो इस तरह के सवाल बनते हैं। तो ये SRT लिया, ये क्यों लिया इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि साहीवाल दोस्तों आप याद रखेंगे तो ये सर्वाधिक दुग्ध देने वाली, सर्वाधिक दुग्ध क्षमता वाली देशी नस्ल है, क्योंकि हम देशी नस्लों की बात कर रहे हैं। अगर पूरे विश्व में सर्वाधिक दुग्ध क्षमता की बात करें तो वो है होलिस्टीन फ्रीजियन HF, लेकिन अपने देश की नस्ल जो सर्वाधिक दूध देने वाली है उसका नाम है साहीवाल, क्योंकि ये तो बड़ा साहब है जी। साहीवाल से साहब आ रहा ना, तो साहब है तो सबसे अच्छा दूध ही देगा। तो सर्वाधिक दुग्ध क्षमता के कारण ले लिया। रेड सिंधी को इसलिए ले लिया कि ये भारत की प्राचीनतम नस्ल है, ये प्राचीनतम नस्ल है, बहुत पुरानी नस्लों में से एक है, शुरू से चलता आ रहा है, जिसका पता भी नहीं कब पैदा हुई थी। तो चूंकि पता है ना, नए नए अच्छे दूध देने वाले हीरो कितने बन जाओ, लेकिन बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद ना रहे तो सफलता नहीं मिलती। तो इसी क्रम में इस बड़े बूढ़ों को, यानी पुराने, सबसे पुरानी नस्ल है कौन सी? रेड सिंधी। थार परकर जो नस्ल है ये सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक नस्ल है। इसके बारे में भी सवाल आ जाता है दोस्तों कि गाय की सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक नस्ल कौन सी है, तो वो है थार परकर। सबसे ज्यादा दूध तो दे रही है, लेकिन बार बार बीमार पड़ेगी तो किस काम की, इसलिए उसको भी साथ में ले लिया। दोनों ही बीमार भी नहीं हो रही है, दूध भी दे रही है, लेकिन बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद नहीं है तो फिर पार नहीं पड़ेगी। तो इसलिए तीनों का मिश्रण है
और तीनों को लेकर बनाया राठी को। और इतनी मेहनत से जब इसे बनाया है दोस्तों, ठीक है, इतनी मेहनत से जब इसे बना ही दिया है तो इसको हम कहेंगे राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु, चलो, राजस्थान की कामधेनु इसी को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों राठी से आपको और क्या याद रखना है, सुविकसित गलकंबल। जो गलकंबल तो सभी देसी नस्लों में होता ही है, लेकिन इसमें तो सबसे ज्यादा होता है। तो सर्वाधिक विकसित गलकंबल किस नस्ल में है, राठी नस्ल में है। और ये जो राठी नस्ल है दोस्तों कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो ये बीकानेर क्षेत्र से संबंधित है। तो किसी किसी नस्ल को किसी क्षेत्र से संबंधित करके भी पूछ लेते हैं, सुमेलित कीजिए, मिलान कीजिए, ए को ब से मिला दीजिए, इस तरह के में इधर रहेगी नस्लें, इधर रहेगी उद्गम क्षेत्र, ऐसे भी मिला सकते हैं दोस्तों। कोई विश्वास नहीं आज के पेपर बनाने वालों का, ठीक है, और पेपर बनाने वालों का ही नहीं, पेपर चुराने वालों का भी विश्वास नहीं आजकल। तो खूब मेहनत कीजिए दोस्तों, परमात्मा आपकी जरूर सुनेगा, निष्काम भाव से अपना कर्म करते रहिए। तो देखिए राठी के बारे में सब चीजें सूचनाएं हुई जो सवाल आ सकते हैं। अगला हम चलेंगे दोस्तों, फिर इससे हमें क्या बैर है, ये साहिवाल। और साहिवाल के बारे में देखिए आपको क्या याद रखना है, ये सर्वाधिक दुग्ध क्षमता वाली देसी गाय है, ये तो पहले लिख ही चुके हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों इसके बारे में आपको लिखना है कि सबसे मीठा दूध, सबसे मीठा दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है, साहिवाल, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में इसके लिए और आपको क्या याद रखना है, ये मीठा दूध है क्यों, ठीक है दोस्तों, ये मीठा दूध है क्यों। तो मिठास किस वजह से आएगी, सोचिए, शर्करा के कारण, चीनी के कारण, शर्करा। तो दुग्ध में जो शर्करा है दोस्तों उसका नाम क्या है, ये भी सवाल आ सकता है, क्योंकि आपके जनरल साइंस भी है कोर्स में। तो दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं दोस्तों, लैक्टोज को कहते हैं, लैक्टोज। ये दुग्ध शर्करा क्या होती है, लैक्टोज। और इसी की मात्रा ज्यादा होती है इसके दूध में, और इसीलिए इसका दूध क्या होता है, मीठा होता है अगर आप पियोगे तो, ठीक है दोस्तों। तो साहिवाल के बारे में आपको ये। दूसरा आपको क्या याद रखना है साहिवाल के बारे में, कि इसके उपनाम क्या क्या है दोस्तों। जैसे राठी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, तो वैसे साहिवाल को क्या क्या कहते हैं, साहिवाल को बच्चों देखो लोला भी कहते हैं, है ना, पियो कोका कोला और नाम याद रखो लोला। लोला के बाद में दोस्तों इसको कहते हैं मुल्तानी, क्योंकि पाकिस्तान के मुल्तान के आसपास के क्षेत्र की है, तो मुल्तानी। और इसी को कहते हैं मोंट गोमरी, और ये मोंट गोमरी भी पाकिस्तान में ही आता है, और पाकिस्तान पहले भारत में ही आता था, तो इसलिए अपने भारत की नस्लें, क्योंकि भारत बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान के कुछ हिस्से पहले भारत में थे। तो लोला, मुल्तानी व मोंट गोमरी किस देसी गाय की नस्ल को कहा जाता है, तो जवाब है साहिवाल, जो सबसे ज्यादा दूध भी देती है बेचारी, मीठा दूध भी देती है कि नहीं, ज्यादा भी देती है और मीठा भी देती है, बताओ। तो फिर साहब है ना अपने लिए, तो इसीलिए तो साहब है। तो अब बच्चों अपने पास आ गया रेड सिंधी। इसके बारे में तो केवल एक ही चीज याद रखनी है आपको, कि ये देश की सबसे प्राचीनतम नस्ल है। इसके बाद में आ जाओ गिर पे, तो ये आ गया गिर, ठीक है दोस्तों। और गिर को आप कैसे याद रखेंगे, गिर में कौन कौन सी चीजें याद रखने लायक। एक तो दोस्तों गिर का माथा, ठीक है, और कान, ये दोनों स्पेशल आकृति के होते हैं, यहां से भी सवाल आ सकते हैं। तो माथा तो कैसा होता है मैं आपको बता दूं, माथा तो होता है उत्तलाकार, जैसे आपने लेंस पढ़े होंगे,
उत्तल आकृति का मतलब बीच में मोटा और किनारों पर से पतला, बीच में मोटा किनारों पर से पतला, इस तरह का होता है इसका माथा, किसका? गिर का। कान होते हैं लंबे और लटके। अरे तो लंबे लटके तो थोड़े बहुत सभी के हो सकते हैं, लेकिन इसके कुछ अलग तरीके के दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? केले के पत्ते जैसे। तो ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। केले के पत्ते जैसे। कैसे भाई? कोई पूछे गिर के कान कैसे, कि केले के पत्ते जैसे। आगे समझ में? तो ये माथा और कान के बारे में हुआ। और इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि इसके दुग्ध में, दुग्ध के बारे में दो चीजें याद रखना कि एक तो दुग्ध के बारे में कि इसके दुग्ध में स्वर्ण तत्व मौजूद होता है, स्वर्ण तत्व उपस्थित, ये आपको याद रखना है। हाल ही ताजा शोध के मुताबिक ये बात सामने आई है कि गिर के दूध में स्वर्ण तत्व पाया जाता है, गोल्ड एलिमेंट। ठीक है दोस्तों। और दुग्ध के बारे में आपको एक चीज और याद रखनी है इसके बारे में, क्या? कि इसका जो दुग्ध श्रावण काल है या दुग्ध काल है, लैक्टेशन पीरियड, ब्याने के बाद में जितने समय तक दूध देती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं जीवन भर देती रहती है, दोबारा से ब्याना पड़ता है ना। तो एक बार ब्याने के बाद में अगली बार ब्याती है, उसके काफी 2-3 महीने पहले ही वो दूध देना बंद करती है, यानी लगभग 10 महीने। सभी में 10 महीने होते हैं, ये भी सवाल आ सकता है, आपको याद रखना है। दुग्ध काल सामान्यतः एक आदर्श दुग्ध काल गाय भैंस के लिए कितना होता है? 10 महीने, यानी 300 दिन। लेकिन इसका उससे भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो दुग्ध काल सर्वाधिक लंबा औरों से तुलनात्मक। तो ये भी आपको बच्चों याद रखना है कि गाय की किस देसी नस्ल में दुग्ध काल सर्वाधिक लंबा पाया जाता है। तो वो कौन है? गिर। और दोस्तों इस गिर से क्या सवाल आ सकता है? गिर से सवाल आ सकता है इसके उपनाम से। किससे? उपनाम। यानी कि इसको और किन नामों से जाना जाता है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। रेंडी। दोस्तों ये रेंडी है, रंडी नहीं है। मैं फिर से बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे मजाक भी कर लेते हैं खाम का। ये रेंडी है, ध्यान रखिए। रेंडी या इसी को कहते हैं अजमेरा। ठीक है दोस्तों, अजमेरा। जब भी गिर नस्ल को मिलान करवाएंगे किसी क्षेत्र से, तो अपने को अजमेर क्षेत्र से मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने को याद रखना है। राठी, साहिवाल, रेड सिंधी और गिर। तो गिर के उपनाम क्या हुए? रेंडी, अजमेरा। माथा उतलाकार, कान लंबे लटके केले के पत्ते जैसे, और स्वर्ण तत्व मौजूद होता है इसके दुग्ध में, और दुग्ध काल इसका सर्वाधिक लंबा होता है। वैसे दुग्ध काल, सामान्य दुग्ध काल कितना होता है? अगर दुग्ध काल की बात करें तो ये सामान्यतः है गाय भैंस में ये 10 महीने होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको ये चीजें याद रखनी है। तो बताइए कौन सी नस्लें पूरी हुई? ये दुधारू नस्लें। तो साहिवाल का रंग भी लाल भूरा होता है, रेड सिंधी का भी होता है, और जो रेडेन है विदेशी उसका भी लाल भूरा होता है। गिर का भी लाल भूरा रंग है, यहाँ पर साहिवाल का भी लाल भूरा, रेड सिंधी का भी लाल भूरा। लेकिन ये जो थार परकर है दोस्तों, इसी का सफेद रंग होता है बस इनमें। वैसे ये दुधारू नस्ल तो है नहीं, ये द्विकाजी नस्ल है, इसलिए दुधारू नस्लों की बात करें तो सबका लाल भूरा रंग होता है। इसका थार प्रकार का सफेद रंग है, और मैं आगे आने वाले समय में बताऊंगा, इसीलिए इसको सफेद सिंधी, थारी या मुल्तानी नाम से जानते हैं। थार प्रकार को आएगा, द्विकाजी नस्लों में आएगा। तो दोस्तों ये था दुधारू नस्लों के बारे में। अब हम चलते हैं भारवाहक नस्लों पर। ठीक है दोस्तों, तो भारवाहक नस्लें ये रही। भारवाहक नस्लें, गाय की भारवाहक नस्लें। तो यहां पर अपन किस ट्रिक से याद रखेंगे? बिना ट्रिक की तो समझ में आएगा नहीं, यहां पर भी कोई ना कोई
ट्रिक का सहारा लेंगे। तो वो है, देखते जाइए, अमर कथा दागी भार वाली। अमर कथा दागी भार वाली, क्योंकि तुकबंदी भी होना जरूरी है जब साखी या दोहे की रचना करते हैं, ताकि याद रहे। अमर कथा दागी भार वाली, होली ना खेली श्री कृष्ण माली। होली ना खेली श्री कृष्ण माली। बोलो दोस्तों, आ गया सब? अमर कथा दागी भार वाली, होली ना खेली श्री कृष्णा माली। 3-4 बार बोलोगे, राह चलते चलते बोलोगे, बाथरूम में नहाते नहाते बोलोगे, तो आपको याद हो जाएगा। याद करना ही नहीं है, मैं कह रहा हूं निष्काम भाव से काम करो, कर्म करने में मजा लो, बस कर्म करने में मजा लो, उसके फल की इच्छा मत करो, तो आपको मजा आएगा। अगर फल की इच्छा करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे। अगर आपकी कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा, नहीं जाने कितने विकार उत्पन्न हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आप जो कर्म कर रहे हैं यही सत्य है, वर्तमान ही सत्य है, इसको एंजॉय करो, मजा लेके पढ़ो दोस्तों, फिर कभी थकान भी नहीं आएगी और आपको सफलता भी मिलेगी। तो देखिए, इनका अर्थ हम करेंगे सबका। तो चलो, आप कह रहे हैं तो कर देते हैं। अर्थ इनका ये है, अमृत महल। तो दोस्तों, अमर से क्या आया? अमृत महल। कथा से क्या आया? केन कथा। वाह जी वाह, बहुत सुंदर नाम है, हम सुन के बड़ा प्यार आ रहा है इस पे। दागी, ये है डांगी। भाई साहब, इतनी पहले तो प्यार आ रहा था, अब पता नहीं क्या मजा सा आ रहा है। यानी डांगी, पहले के जमाना आपने कहता ही करे छोरा तू डांगी होगो, कह रहे ये भारवाग नस्लें दोस्तों, बोझा ढोने वाली, यानी सांड है एक तरह के, ये बैल बड़द। या तो आप अभी कहता रहे तू बड़द ही है के, नहीं है कहता रहे तू डांगी छे के, इसको देख के बोलते थे अपन, है ना। तो डांगी, इसके बाद में भार वाली का मतलब क्या समझना है दोस्तों? आपको समझना है ये वो नस्ल नहीं है, यानी आपको याद रखने के लिए कि ये भार वाली नस्लें हैं। ये आप जो पढ़ रहे हैं ये भार वाली नस्लें पढ़ रहे हैं, बोझा ढोने वाली। होली का मतलब है दोस्तों होलीकर। ये लो, जब हम कृत्रिम गर्भाधान पढ़ाएंगे तब बताएंगे भी। होलीकर नस्ल में ही सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान किया गया था डॉक्टर संपत कुमारन के द्वारा, पैलेस डेयरी फार्म, मैसूर, कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, वो आगे भी आएगा। ये होलीकर है। फिर ना से ना करते क्या लिख दिया दोस्तों? नागोरी। तो ना से क्या लिख दिया? नागोरी। खेली से लिख दिया हमने खिलाड़ी, खिलाड़ी। सीरी से लिख दिया हमने सीरी, सीरी से सीरी। और श्री कृष्णा, तो इससे कृष्णा वैली या कृष्णा घाटी भी इसे कह सकते हैं, कृष्णा वैली। और माली से लिख देते हैं दोस्तों मालवी, क्योंकि हम माली हैं जाति से, सैनी, इसलिए हमने इसका समावेश किया है माली का, ताकि हमें भी याद रह जाए। अमर कथा दागी भार वाली, होली ना खेली श्री कृष्ण माली। समझ रहे हैं? ऐसे 2-4 बार बोलिए तो आपको याद हो जाएगा। तो देखिए कितनी नस्लें, अमृत महल, केन कथा, डांगी, होलीकर, नागौरी, खिलारी, श्री कृष्णावली, मालवी, ये सभी भारवाक नस्लें। अब कौन सी कहाँ की है, हल्का सा सवाल ऐसे आ सकता है, और कौन सी की क्या विशेषता है ये भी आ सकता है, और उपनाम जो है कभी कभी ये वो आ जाते हैं। तो दोस्तों, अमृत महल की क्या खासियत है ये जरा आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि अपने देश की सबसे अच्छी भारवाहक नस्लें हैं, सर्वोत्तम, और वो भी क्या, देश में सर्वोत्तम भारवाहक। ठीक है दोस्तों, ये लो सर्वोत्तम भारवाहक नस्ल है, किसकी? अपने देश की है, अमृत महल। तो फिर आप कहोगे कि राजस्थान की भी है क्या? ये तो वैसे कहाँ की है? कर्नाटका की। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम देखेंगे, कहा गया, ये रहा नागौरी। ये दोस्तों सर्वोत्तम
भारवाहक है, लेकिन ये सिर्फ राजस्थान में है। ठीक है, तो ये दोनों में जरा सा फर्क आपको याद रखना है। राजस्थान की सर्वोत्तम भारवाहक देसी नस्ल है नागौरी। अगर देश की सर्वोत्तम भारवाहक पूछा जाए तो अमृत महल, ये आपको याद रखना है। केन कथा यूपी के बुंदेलखंड की है। और कोई ज्यादा याद नहीं रखना इसके बारे में। डांगी दोस्तों ये महाराष्ट्र के नासिक की है। ये महाराष्ट्र के नासिक की, वहां इसकी उत्पत्ति मानी गई है। और इसके बारे में एक चीज बहुत जरूरी है आपको जो याद रखना है, ये डांगी के बारे में क्या है, नाम ही डांगी है, लेकिन देखो त्वचा से स्रावित तेल के कारण, क्योंकि इसकी त्वचा से तेल स्रावित होता रहता है, जैसे किसी के बहुत सारा पसीना आता रहता है और बदबू आती रहती दिन भरी, चाहे वो सेंट कितना ही मार ले, तो त्वचा से स्रावित तेल के कारण, अब बताओ, तेल वाटरप्रूफ है, जल में तो मिलता नहीं है, इसलिए कितनी बारिश हो इसका कुछ नहीं बिगड़ना, न जुकाम लगेगी न मेरी तरह नाक बहेगा कभी। तो त्वचा से स्रावित तेल के कारण वर्षा क्षेत्रों में ये क्या है दोस्तों, अनुकूल है। तो वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में सर्वाधिक अनुकूल भारवाहक नस्ल है डांगी, जो महाराष्ट्र के नासिक की है। फिर होलीकर की बात करेंगे तो होले होले इसकी भी बात करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इसके बारे में तो कई चीजें बहुत ही फेमस है जो आपको याद रखनी है। एक तो होलीकर का आपको याद रखना है कि ये दोस्तों कर्नाटक की है, ये कर्नाटक की है। और अगला आपको क्या याद रखना है कि ये एकमात्र भारवाहक नस्ल है जिसके नर व मादा दोनों जुताई करने के काम आते हैं। बताओ, बाकी भारवाहक नस्लों में तो जो सिर्फ नर हैं उन्हीं का करते हैं भारवहन में उपयोग, लेकिन होलीकर एकमात्र नस्ल है जिसके नर और मादा दोनों बलिष्ठ है भाई साहब। तो नर और मादा दोनों को जुताई में उपयोग लिया जाता है होलीकर नस्ल में। और इसीलिए आप सोचो, इसी बात से शायद प्रभावित होकर सन 2000 में भारत सरकार ने होलीकर नाम से डाक टिकट भी जारी की, याद रखिए। तो इस होलीकर के नाम से 2000 में डाक टिकट जारी। तो ये जनरल नॉलेज की चीजें आपको याद रहनी चाहिए। 2000 में डाक टिकट जारी कर दी खुशी खुशी में कि नर और मादा दोनों ही देखो भार वहन कर रही हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नागौरी राजस्थान की सर्वोत्तम भारवाहक है, ये मैं बता दिया। खिलाड़ी, इसके जो सींग हैं दोस्तों ये वी आकार के होते हैं, वी आकृति के होते हैं। ऐसे जैसे खिलाड़ी, याद रखिए, खिलाड़ी जीतने के बाद में से वी शेप बना था, विक्ट्री साइन, विक्ट्री साइन, ऐसे ही इसके सींग होते हैं। तो खिलाड़ी जीतने पे विक्ट्री साइन करता है, तो आप याद रखिए वी आकार के सींग है खिलाड़ी में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, ये महाराष्ट्र के सतारा और कर्नाटक के बीजापुर की है, लेकिन वो ज्यादा पूछा नहीं जाता उतना। सीरी जो नस्ल है दोस्तों ये सिक्किम, सिक्किम से बिलोंग करती है। और पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में भार वहन हेतु उपयुक्त मानी गई। बताइए, ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। बाकी दूसरी नस्लें हो सकता है पहाड़ी क्षेत्रों में जवाब दे जाएं, ठीक है, लेकिन ये सीरी जो है पहाड़ी क्षेत्रों में भार वहन के लिए उपयुक्त मानी गई है। सिक्किम की ये नस्ल है। कृष्णावेली, ये दोस्तों उत्तरी कर्नाटका की है, उत्तरी कर्नाटका, उत्तरी कर्नाटक। और जो मालवी नस्ल है ये मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं। तो मालवी जो नस्ल है दोस्तों इसको मंथी
महादेवपुरी नाम से जाना जाता है। मंथी व महादेवपुरी नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से भारवाहक नस्लें देखिए, भारवाहक नस्लें कौन सी हैं? जिनके नर होते हैं बलिष्ठ और मादाएं दुग्ध उत्पादन के दृष्टिकोण से होती हैं कमजोर। ठीक है, तो अमर कथा दागी भार वाली होली ना खेली श्री कृष्णा माली, अमृत महल केन कथा डांगी होलीकर नागौरी खिलाड़ी श्री कृष्णावली और मालवी। ठीक है, सर्वोत्तम देश में अमृत महल, यूपी के बुलंदशहर की केन कथा, महाराष्ट्र के नासिक की जो वर्षा क्षेत्रों हेतु उपयुक्त डांगी, कर्नाटक में नर और मादा दोनों जुताई के काम आती हैं, डाक टिकट भी जारी है होलीकर, सर्वोत्तम राजस्थान में भार वहन के लिए नागौरी, सिंह वी आकृति के खिलाड़ी, सिक्किम और पहाड़ी क्षेत्रों में अनुकूल वो कौन सी है दोस्तों? सीरी। कृष्णावैली उत्तरी कर्नाटक की, मालवी को मंथी या महादेवपुरी के नाम से जाना जाता है। और ये होलीकर दोस्तों ये अपनी दुलक की चाल के लिए भी प्रसिद्ध है। चाल में तो दो ही गायों की नस्ल है जिनसे सवाल आता है। 2016 पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा में आया था, अपनी सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की देसी नस्ल है। उसका जवाब था कांकरेज। वो भी आया नहीं है, द्विकाजी में आएगा। कांकरेज नस्ल द्विकाजी नस्ल है और अपनी सवाई चाल, ये सवाई चाल का मतलब है कि वो एक पैर को जब रखती है तो पीछे वाले से थोड़ा आगे रखती है, हर बार ऐसे सवाया चलती है, सवाई गेट जिसे कहते हैं। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध कांकरेज और दुलकी चाल के लिए फेमस है होलीकर। तो इस तरह से अपने को दोस्तों ये याद रखना है सारा। तो ये हो गया अपना भारवाहक नस्लें। तो दोस्तों अब चलते हैं लास्ट जो वर्गीकरण का है, वो है अपनी द्विकाजी नस्लें। इसको अंग्रेजी में ड्यूअल पर्पज भी कहते हैं, ड्यूअल पर्पज, द्विप्रयोजनी, दोनों प्रकार का पर्पज हल करने वाली, अर्थात नर इनके बलिष्ठ होकर बोझाविड होते हैं और मादाएं दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भी अच्छी होती हैं। तो द्विकाजी में भी आपको ट्रिक से याद रखना है। तो क्या ट्रिक लगाएंगे? यहां भी मजेदार ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए द्विकाजी में क्या है, काका रेस, काका रेस हारा। अरे भैया रेस में ऐसा नहीं है कि कछुआई हारा है खरगोश से, यहाँ काका हार गया। देखिए राजस्थान में काका मतलब अंकल, काका रेस हारा। लेकिन फिर भी देखिए क्या है विडंबना, अंगूर मेवा, मेवा का मतलब समझते हो दोस्तों? मेवा जो शुष्क फल होते हैं उनको ही मेवा कहते हैं, जैसे काजू किशमिश है कि नहीं, या जैसे अखरोट पिस्ता। अंगूर मेवा दोन्यू थारा, जय हो। ठीक है दोनों दोस्तों, काका रेस हारा, अंगूर मेवा दोन्यू थारा, यह है द्विकाजी नस्ल। तो इसमें आप देखिए दोन्यू शब्द का मतलब दोन्यू काम करे। एक तो ये समझना है, ट्रिक में आ गया, दोन्यू काम करे, और एक दियोनी इस नस्ल भी निकल के आएगी। तो देखिए इनके बराबर हम क्या कर देते हैं दोस्तों, ये देख लेते हैं। काकारेस का मतलब है यहां पर ये कौन सी नस्ल है? कांकरेस। हारा सो हरी मिले, कबीर साहिब जी की एक वाणी है, हारा सो हरी मिले जीते यम की पान। हरियाणा अंगूर से अंगोल, अंगोल। मेवा से दोस्तों मेवाटी, दोन्यू से दोस्तों दियोनी, थारा से दोस्तों थार पर कर। ये है देखिए 6 नस्लें, और आराम से याद हो, काकारे सारा, अंगूर मेवा दोन्यू थारा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इनकी विशेष, कौन कहां से जुड़ाव रखता है किस क्षेत्र से, और कौन कौन सी विशेषता और किसका क्या नाम है। ये मैं बार बार बता चुका हूं, 3 ही चीजों से सवाल बनते हैं। कांकरेज के बारे में आपको क्या याद रखना है? कांकरेज के बारे में ये चीजें आपको याद रखनी है। एक तो मैंने पहले ही बता दिया कि चालों में 2 चालों से सवाल बनते हैं,
कौन सी? एक तो दुर्लभ की चाल, दुर्लभ की चाल जो हम पढ़ चुके हैं होलिकर नस्ल द्वारा, और सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध है कांकरेज नस्ल। ये आया हुआ है 2016 पशुधन सहायक भर्ती एग्जाम में। दूसरा, देश की सर्वाधिक भारी गाय की नस्ल है। अगर विदेशों की बात करें कि पूरे विदेशों में ही सबसे भारी कौन सी है पूरे विश्व में, तो वो है होलिस्टीन फ्रीजियन। सबसे ज्यादा दूध देने वाली भी, सबसे भारी भी होलिस्टीन। लेकिन अपने देश की सबसे भारी नस्ल तो कांकरेज है, और सबसे ज्यादा दूध देने वाली साहिवाल है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देश की सर्वाधिक भारी गाय की नस्ल है कांकरेज, और सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों इसका जो उपनाम है, इस कांकरेज को सांचोरी नाम से भी जाना जाता है, सांचोरी। और दोस्तों जब इसको मिलाएंगे कहीं, ये मिलाने वाले सवालों में भी आ सकता है, तो सांचोर तो जालोर में स्थित है, तो इसको जालोर से मिला दीजिए आराम से, क्योंकि सांचोरी नाम ही इसका इसीलिए है। तो उपनाम क्या है? सांचोरी। फिर चलिए हरियाणा पे। हरियाणा, इसमें आप देखिए सबसे उत्तम द्विकाजी नस्ल, क्योंकि सबसे उत्तम दुधारू नस्ल साहिवाल, सबसे उत्तम भारवाहक नस्ल अमृत महल राजस्थान में नागौरी, और सबसे उत्तम द्विकाजी नस्ल, यानी तीनों कैटेगरियों में भी सबसे उत्तम पता होना चाहिए। तो सबसे उत्तम द्विकाजी कौन है? हरियाणा सबसे उत्तम ये द्विकाजी नस्ल है। और दूसरा इस हरियाणा के बारे में कि जो नाभि पल्ला है वो अनुपस्थित होता है, नाभि पल्ला अनुपस्थित। तो अपने को यह भी पता होना चाहिए आखिर ये नाभि पल्ला क्या है। नाभि पल्ला अपना सूंडा जो होता है गाय का, सूंडा नीचे गादी अयन के आगे जो धन स्तन होता है उसके आगे जो नाभि सूंडा है, उससे ठीक आगे ऐसे झोल त्वचा का झूलर सा, झालर सा, लेडीज के पर्स जैसा एक थैला सा रहता है, उसी को कहते हैं नाभि पल्ला। तो एक कतई उपस्थित नहीं होता। इस हरियाणा नस्ल में नाभि पल्ला अनुपस्थित होता है, जबकि गाय की अन्य नस्लों में नाभि पल्ला पाया जाता है दोस्तों। तो ये हरियाणा नस्ल हो गया। और इस हरियाणा नस्ली बिक्री पशु मेलों की जब हम बात करें तो श्री महाशिवरात्रि पशु मेला करौली और श्री जशवंत प्रदर्शनी पशु मेला भरतपुर, इन दोनों में ही हरियाणवी नस्ल की बिक्री के लिए मेले फेमस है। अभी यहाँ नहीं लिखाएंगे, हम पढ़ाएंगे पशु मेला का टॉपिक और है अलग से। जैसे अलग अलग, जैसे मालानी नस्ल की बिक्री श्री गोमती सागर और श्री चंद्रभागा पशु मेला जो झालरा पाटन झालावाड़ में भरते हैं, वहां बिक्री होती है। पुष्कर ऊंटों की बिक्री के लिए फेमस है। तो इस प्रकार से तो ये हरियाणा नस्ल के बारे में हुआ। अंगोल जो नस्ल है दोस्तों, ये तमिलनाडु की नस्ल है, तमिलनाडु की नस्ल है। और दोस्तों बहुत ही फेमस चीज आपको क्या याद रखनी है, ये बैल युद्धों के लिए फेमस है। बैल युद्ध के लिए बहुत प्रसिद्ध नस्ल है। कौन सी? ओंगोल। ठीक है, बैलों की फाइटिंग के लिए अंगोल, जो तमिलनाडु की नस्ल है। मेवाटी की बात करें तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसका जो उपनाम है कोसी, इसका दूसरा नाम है जिस नाम से ये जानी जाती है, मेवाटी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जो दियोनी है दोस्तों, ये महाराष्ट्र के लातूर की है, महाराष्ट्र के लातूर की नस्ल है दियोनी। इसके बाद में थारपरकर की हम बात करें दोस्तों, तो थारपरकर के जो उपनाम है, एक तो थारी इसी का उपनाम है, दूसरा इसका उपनाम है मालानी, और तीसरा उपनाम है इसका सफेद सिंधी। रेड सिंधी तो भारत की सबसे प्राचीन नस्ल है और लाल भूरे रंग की है, ये सफेद रंग की है इसलिए इसको सफेद सिंधी बोल दिया, और पंजाब की सिंध की है, उत्पत्ति क्षेत्र की है।
मालानी क्षेत्र बाड़मेर में आता है, तो बाड़मेर में भी ये बहुतायत से पाई जाती है, इसको मालानी भी कहते हैं। और दोस्तों मालानी नस्ल की बिक्री यानी इस थारपारकर नस्ल की बिक्री श्री मल्लीनाथ पशु मेला जो तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। जैसे याद रखिए, देखो मल्लीनाथ, मल्ली से मल्लीना से याद रखिए, मल्लीना यानी मालानी, मिलता जुलता है ना। मालानी नस्ल के घोड़े भी यहाँ बिकते हैं, घोड़ों की नस्ल भी मालानी होती है, और मालानी नस्ल की गाय यानी थारपारकर भी यहाँ पर बिकती है, जो कि लूणी नदी के तट पर भरता है श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर। तो ये पशु मेलों में भी आएगा। और दोस्तों इसके बारे में क्या चीज आपको याद रखना है कि ये सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक नस्ल है, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक। जैसे मान लीजिए कोई आदमी बेचारा पशुपालन करते करते परेशान है और कह रहा है यार डॉक्टरों को मैंने तो खूब ठगा दिया, बार बार भैंसे गायें मेरी बीमार होती हैं गायें, तो मुझे ऐसी नस्ल दिलाओ जो कम बीमार हो, तो आप उसको क्या सलाह देंगे कि भैया थारपारकर नस्ल को पालो, ये सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक नस्ल है। तो इस प्रकार से ड्यूल पर्पज जो ब्रीड्स हैं, द्विकाजी या द्विप्रयोजनी, जिनके नर भी बलिष्ठ हैं और मादाएं भी अच्छा दुग्ध उत्पादन करती हैं, तो ये दोनों ही काम करने वाली ट्रिक बहुत ही शानदार है। काका रे सारा अंगूर मेवा दोन्यू थारा, हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा, अंगूर मेवा दोन्यू थारा। तो इस तरह से आपको याद रखना है, तेरा तुझको अर्पण है क्या लागे मेरा। दोस्तों मजे ले लेके पढ़ो, आप हमेशा याद रखिए, जितना एंजॉय करोगे अपने कर्मों को उतना ही आराम से आपको याद होगा और थकान भी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पशु परिचर की जो पहला ही जो टॉपिक था मैंने लिया है, मैं डॉक्टर राधेश्याम सैनी फिर से आपका स्वागत करता हूं सभी स्टूडेंट्स का मेरी क्लासेज में। तो दोस्तों ये पशु परिचर का जो 30% जो भाग है, 45 जो नंबर के जो सवाल आएंगे अपने पशुपालन से संबंधित, तो सभी टॉपिक्स में आपको कराऊंगा 1 बाय 1, बहुत भी स्पेशल तरीके से, ट्रिकी तरीके से, टिप्स के साथ में, हंसी मजाक के साथ में। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।